कि whatever the physiological changes which occurs in the body functions of a normal animal, that will lead to clinical physiology. ठीक है, तो कोई भी clinical abnormalities अगर आती हैं एनिमल्स बॉडी में, दैट इज नोन एज क्लिनिकल फिजियोलॉजी। अब बेसिकली जो है इसको हम लोगों ने 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। तो ऐसे समझ लो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है ये तुम्हारी मिड टर्म तक की रहेगी कोर्सेज, ठीक है। 3 और 4 जो है वो एंड टर्म है। तो यूनिट 1 में जो है मतलब बेसिकली जो हमें इसमें पढ़नी है दैट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लीवर के बारे में और किडनी के बारे में, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं तो सबसे पहले वो इन्हीं 4 ऑर्गन्स में आते हैं। तो क्लिनिकली हम इनको पहले, तो इसमें थोड़ा इसके बारे में एक बार समझेंगे, है ना। व्हाट इज अ पेट और द रोल ऑफ दिस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, हेपेटिक और रीनल। तो इनकी इवोल्यूशन है ना रिगार्डिंग द बॉडी फंक्शंस और इन रिलेशन विद द क्लिनिकल कंडीशन। कहने का मतलब है कि इनकी क्या रोल है, ठीक है, वो देखेंगे। और इसके बाद ये देखेंगे कि क्लिनिकल कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आती है वो पढ़ेंगे। जो सेकेंड यूनिट होगी दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल मेटाबॉलिज्म। तो चूंकि हेल्थ और डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो दैट इज फ्रॉम द न्यूट्रिशन एस्पेक्ट, ठीक है। तो जब न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट लेके चलेंगे तो जो भी हम लोग एनिमल को डाइट देते हैं उस डाइट से उसके नॉर्मल कंडीशन में और क्या चेंजेज आती हैं और मतलब उसकी गैप होने से क्या चेंजेज आ सकती है, ठीक है। तो ये वेरियस स्पीसीज में ये हम लोग देखेंगे। यूनिट 3 की बात करें तो दैट इज द फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ लिवर, किडनी एंड जीआईटी। तो ये लिवर, किडनी और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसकी फंक्शन क्या है और डिसफंक्शन होने से क्या होता है, इसको देखेंगे। तो ये बेसिक चीज है। और जो लास्ट यूनिट है दैट विल टेंड टू टेल्स अबाउट द क्लिनिको इम्यूनोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। मतलब अगर एंजाइम और इम्यून का सही से रिस्पॉन्स एनिमल्स को नहीं मिलता है तो क्या क्या क्लिनिकल एस्पेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 4 चीजें, मैं 4 यूनिट में इनको डिवाइड कर रखा है। तो अब इसमें है किसी को आवाज नहीं आ रही है, जिसको आवाज नहीं आ रही है यार वो, नहीं किसी आ रही है सर, किसी एक को आवाज नहीं आ रही है तो वो उसका नेटवर्क इशू होगा, ठीक है, कि और लोगों को आवाज आ रही है इस कारण से। अच्छा, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो टेस्ट हम कर सकते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या चीजें आएंगी दैट इज द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, प्रोटीन एंड कैल्शियम। ये सारा का सारा हम देखेंगे यूरिन में, ठीक है, कि यूरिन में ग्लूकोज का, कीटोन बॉडीज का, प्रोटीन और कैल्शियम का क्या लेवल आ रहा है, दैट इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट। इससे हम एज्यूम कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कहते हैं अगर ब्लड और यूरिन में ग्लूकोज की क्या लेवल है, क्या वैल्यूज है, इससे हम समझ सकते हैं कि मतलब जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो किस लिमिट तक काम कर रहा है, ठीक है, कितना तक कर रहा है। उसके बाद जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उन सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स की जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन है, उनकी रेशियो हो गई, ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, सारे की हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकी क्या लेवल है, ठीक है। अगर नॉर्मल एनिमल की बॉडी फंक्शनिंग कर रही है तो उसमें क्या इनका लेवल आता है। हाँ, डिसफंक्शन होता है तो इनकी वैल्यूज कितनी अप एंड डाउन हो सकती है। फिर सोडियम और पोटेशियम, चूंकि ये जो आयंस हैं दैट इज वेरी मच एंटरटेनिंग और इंटरेस्टेड कह सकते हो, क्योंकि अगर किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन होता है या फिर आयोनिक इम्बैलेंस होता है तो उससे भी क्लिनिकल कंडीशंस आ सकती है, ठीक है। तो
इनका डिटर्मिनेशन हम करेंगे सीरम में। इसके बाद सीरम क्लोराइड जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है, तो इसको समझेंगे। और हाउ वी कैन सेपरेट द अमीनो एसिड्स, और द लास्ट वन दैट इज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑफ सीरम लिपिड्स। सीरम लिपिड्स, तो ये लिपिड्स का क्या रोल है, उसकी क्रोमेटोग्राफी से वो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दीज आर द सजेस्टेड रीडिंग्स, ठीक है। एक जैसे कुछ बुक्स तो आप लोग यहाँ से ले लेना, और पहले तो कार्ड बनवा लेना, ठीक है। जो बच्चे कार्ड नहीं इशू करवाए वो कार्ड इशू करवा लेना विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पेक्टिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। एक तो क्लिनिकल केमिस्ट्री है, एक बुक ये है, दूसरा है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। माइक्रो एनालिसिस इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, ये शायद नहीं होगी यहाँ। एक हॉक्स फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री है, ये क्लिनिकल फिजियोलॉजी ऑफ एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स, इसमें भी मिल जाएंगे। और लास्ट है फंडामेंटल्स ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री। तो इसमें करीब 1 2 3 4 5 6 बुक्स का एड लिस्ट किया हुआ है, दैट इज सजेस्टेड बाय द VCI, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने पास पॉसिबल होंगी दैट इज द ये हॉक्स फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री होंगी, और एक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ये प्रेजेंट होगी। फंडामेंटल्स ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री माइट बी विल बी अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, सो यू हैव टू चेक आउट वंस। लेकिन इन बुक्स के अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है दैट इज द ड्यूक्स फिजियोलॉजी, ये आप जरूर से ले लेना, ठीक है। ड्यूक्स की बुक निकाल लेना, उससे काफी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फिजियोलॉजी रिगार्डिंग टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कहीं ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी समझने में। नो सर, सही है सर। चलो ठीक है, ये 607 चूंकि इसी कोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी यहीं तक रहेंगे। अगली वाली चीज बाद में चलेंगे, ठीक है। तो अब ये कह रहे थे, ये तो हो गई इसमें। अब थोड़ी 1 2 क्लास बताते हैं। जैसे शुरू की टॉपिक है जो हम लोगों ने बना रखा है एस्पेक्ट, दैट इज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एनालिसिस टू क्लिनिकल कंडीशन। तो थोड़ा सा चर्चा इसके बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो इसमें कहने का मतलब है कि ये जो एस्पेक्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिगार्डिंग, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो द वेरी फर्स्ट थिंग रिगार्डिंग दिस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द हार्ट, ठीक है। हार्ट एंड द डिफरेंट chains of veins and arteries which combines and collectively play their role in the heart for maintaining the homeostasis and so many functions of the animal's body. तो हार्ट को समझना सबसे जरूरी है, और उसके रिगार्डिंग जो सिस्टम्स, जो चैनल्स होने हुए। तो बेसिकली आप लोग जैसा जानते हो कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, है ना। This is the very basic thing. Right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. These are the considerable 4 parts of the chamber of heart. अब इसमें है सबसे इम्पोर्टेंट कि एक तो ब्लड जो कलेक्ट करती है एनिमल के बॉडी से, दैट इज द इम्प्योर ब्लड, ठीक है। दैट हैव टू रिफाइन एंड प्यूरिफाई इन द हार्ट। तो that will comes from the वेना कैवा, ठीक है, फ्रॉम द अपर बॉडी, और एक राइट एट्रियम में और दूसरी एक लोअर बॉडी से लाती है, ठीक है। तो दैट विल कलेक्ट इनटू दिस राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम। फिर यहां से ये जाती है राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। राइट वेंट्रिकल। इसके बाद कहाँ जाती है राइट वेंट्रिकल के बाद? पल्मोनरी आर्टरी से ये सेमिलुनर वाल्व के थ्रू फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाती है टुवर्ड्स द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन
ऑफ द ब्लड। इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये कहाँ जाती है? सीधा लंग्स में जाती है और आर्टरीज और जो कैपिलरीज की, मतलब जहां पर दोनों का मेल होता है, ठीक है, वहां क्या होता है? यस सर। where there is embedded these capillaries and the what is this? Capillaries and this what is that? बंद कर देगी, ठीक है। बंद कर देगा। अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस कंटिन्यूशन में नहीं मिलेगी तो हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा। लेकिन अब ये है कि जब ऐसे नोड, मतलब ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होती है बहुत थोड़ा होता है, लेकिन ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है कंप्लीट हार्ट में? विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल्स में देखा होगा, उसकी कुछ स्पेसिफिक चीज है, चलो यहाँ से थोड़ा हट के, लेकिन जस्ट एक थोड़ा सा बताते हैं। उसमें होती है, कौन सा जंक्शन होता है, किसी को याद है? एक तो गैप जंक्शन होता है, ठीक है, जिसके कारण स्टिमुलस, मतलब वो काफी न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोवोक करता है, जिसके कारण एक तो इसमें मतलब स्टिमुलस क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्टिमुलाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। दूसरा एक और क्या प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक, किसी को याद है? कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी क्या क्या है? दो है स्पेसिफिक, एक तो तुम्हारी हो गई, अभी क्या बताया, एक गैप जंक्शन। गैप जंक्शन। दूसरी इसकी जो पोजीशनिंग है दैट इज इरेगुलर, ठीक है। जो सेल्स है वो इरेगुलर सेल्स होते हैं, तो वो क्या करता है, मतलब कहीं भी अगर एक जगह आती है तो वो चूंकि इरेगुलर है ना, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है वो, ठीक है। और जो उसमें गैप जंक्शन है दैट इज, यस सर। दोनों के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है वो कंटिन्यू करती है टुवर्ड्स द होल हार्ट मसल, मतलब कार्डियक मसल, ठीक है। तो वो हार्ट को जनरेट करता है एक रिदम। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आपने परकिंजे फाइबर पढ़ा होगा, बंडल ऑफ हिज सुना होगा, है ना? ये सारा इसको यस और सर। एक्टिवेट करता है, एग्रीवेट करता है, ठीक है, जिससे कारण ये प्रॉपर कंप्लीट फंक्शनिंग करती है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ है, लेकिन हमें मतलब बिल्कुल हार्ट के बारे में नहीं चलना है, ठीक है, उसके आगे चलना है। अब यहाँ से क्या होता है, जो डिफरेंट ब्लड विल डिस्ट्रीब्यूट टू द डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। अब यही ब्लड जब प्यूरिफाई होती है तो अपर पार्ट में नेक के ऊपर जाती है, जो ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है। और लोअर पार्ट में यस सर। डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स है, उनको सप्लाई करती है, ठीक है। तो अब किसी तरह की अगर कोई डिफॉर्मिटी आती है, ठीक है, किसी तरह की कोई भी डिफॉर्मिटी आएगी या फिर कुछ मतलब अलग सा कुछ गड़बड़ सा चीज आता है, कोई टॉक्सिफिकेशन चीज होती है, ठीक है, टॉक्सिक चीज आती है, तो वो क्या करता है, ये जो ब्लड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में, मतलब जो विसरल ऑर्गन है अपने इंटरस्टिशियल स्पेस में इनका ट्रांसफर करता है, ठीक है। जो वहां भी नहीं हो पाती है वो फिर जाती है लास्टली लीवर में जाती है और उसके बाद किडनी में जाती है, ठीक है, जो कि फिर लास्टली डिटॉक्सिफाई होती है और फिल्टर होती है टुवर्ड्स यूरिन के, ठीक है। फिर यस सर। थ्रू यूरिन के बाहर चली जाती है, और जो उसमें से भी कुछ यूजेबल चीजें रहती हैं दैट विल कॉन्फाउंड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड रिसाइकिल्ड फॉर द नेक्स्ट यूज, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको बिल्कुल क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है और शरीर को वापस दे देता है यूज करने के लिए, और जो भी इनटॉक्सिक टॉक्सिक उनको यूरिन के थ्रू बाहर कर। वो आउटसाइड कर यूरिन के माध्यम। तो सिस्टम अपना ऐसा बना हुआ है कि जिस चीज की जितने रिक्वायरमेंट है, आइदर प्रोटीन हो, न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट हो या फिर टॉक्सिक हो, जिस लेवल तक
रखना है बॉडी में उस लेवल तक लीवर और किडनी उसको मतलब क्या बोलो एज्यूम करता है और उसके बाद फिर उसको बॉडी से बाहर कर देता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नॉट फ्रॉम यूरिन। अगर चूंकि क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम, हो सकता है वो हेमाटोमा करके कहीं, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल में दे दे, Yes, sir. Yes, sir. एडीमा बना दे, और हो सकता है कुछ लंग्स में प्रॉब्लम आ जाए या फिर लीवर में किसी तरह का कुछ कोलेस्ट्रॉल या फिर बैड लिपिड्स का वो हाँ मतलब कंजर्व हो जाए, ठीक है। Real. तो अलग अलग तरीके sir. से बॉडी को मतलब क्लियर रखता है और कोशिश करता है कि इसको डिटॉक्सिफाई कर दे या अपने तक सीमित रख के उसको एस्पेक्ट को क्लियर, ठीक है। तो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग which we will study in this topic regarding the clinical physiology, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। दिस इज ओनली फॉर द इंट्रोडक्टरी क्लास। क्लासेस कल से लेंगे, कल से Yes, क्या sir. मतलब नेक्स्ट क्लास से लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स है Yes, sir. तुम्हारी। ये चीजें समझ में आई अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. जी सर।